हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में लोक प्रशासन के सिद्धांत में बीपीएस 3 का हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 जो है हमारे यहाँ पर चैप्टर 9 सूत्र, स्टाफ और अभिकरण। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण किसी भी संगठन के अंतर्गत क्रियाओं को संपादित करने वाले अभिकरणों एजेंसियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि सूत्र अभिकरण प्राथमिक या कार्यात्मक, प्राइमरी और फंक्शनल। संबंधित कार्य प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें कोई सेवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है। दूसरा है संस्थागत या गृह प्रबंधन, इंस्टीट्यूशनल या हाउसकीपिंग के लिए कोई भी काम होता है। संबंधी कार्य संस्थागत क्रियाओं का संबंध विभाग के प्रमुख उद्देश्य से ना होकर ऐसी बातों से जिनको पूरा किए बिना विभाग का कार्य ही नहीं चल सकता। विलोबी अपने शब्दों में कहते हैं कि जो स्टाफ है, सूत्र जो है उसको इंग्लिश में लाइन एजेंसी कहते हैं, अभिकरण को एजेंसी कहते हैं। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं उसमें एजेंसियों के बारे में हम पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की लाइंस से एजेंसियों से चलती है, उन सब का यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में, वो हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। विलोबी के शब्दों में मुख्य क्रियाएं तो स्वयं उद्देश्य है, जबकि संस्थागत क्रियाएं उद्देश्य की प्राप्ति के साधन मात्र है। स्टाफ और लाइन शब्द सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किए गए हैं। इस लाइन और सूत्र, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि लाइन और सूत्र एक ही लफ्ज़ है। लाइन इंग्लिश में कहते हैं, सूत्र हिंदी में। जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं, उसका संचालन एवं नेतृत्व करते हैं, उनके पास वास्तविक शक्ति रहती है, वे सेना के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ही देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे यूपीएससी में जो स्टाफ होता है और जो हमारे सैनिक होते हैं, मिलिट्री के अलावा और जो सेना होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन सब के जो हेड होते हैं उनमें ये लाइन एजेंसीज ही होती हैं जो काम करती हैं। पद सोपान श्रृंखला पर आधारित, ये सब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इन सब से कनेक्टेड होता है। सैनिक संगठन में सर्वोच्च शिखर पर सेनाध्यक्ष होता है तथा उसके नीचे क्रम से जनरल, कर्नल, मेजर, कॉर्टन, लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट रहते हैं। स्टाफ इकाइयाँ जो होती है सेना के लिए दवाई, हथियार, गोला बारूद आदि की पूर्ति करती हैं। यानी कि जो मिलिट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, मिलिट्री जो है अब यहाँ पर, उसके लिए जो ये सारी चीज़ें मुहैया कराना, ये हमारे इस स्टाफ का काम होता है, ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है सूत्र और स्टाफ। सूत्र और स्टाफ दो अलग अलग अभिकरण है। कैसे है ये हम इस डिफरेंस में पढ़ेंगे। इस डिफरेंस में देखते हैं। सूत्र जो है क्रियात्मक, यह आदेश देते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, अर्थात कार्यों का संपादन करते हैं। ये ऑर्डर देते हैं, काम तो करते ही हैं लेकिन ऑर्डर देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और जो स्टाफ है वो क्या करते हैं, स्टाफ के कार्य साधन, स्टाफ का मुख्य संबंध अनुसंधान करने तथा जानकारी प्राप्त कर उनका संग्रह करने और योजना बनाने तथा सूत्र अधिकारियों को सहायता और परामर्श देते हैं। सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य का प्राप्त करना होता है और स्टाफ का कर्तव्य जो होता है सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने योग्य बनाना है। सूत्र के कार्य प्राथमिक रूप से होते हैं, जिसके लिए सरकार का अस्तित्व होता है। स्टाफ का कार्य विभागों की सार्थकता को बनाए रखना होता है। स्टाफ एवं सूत्र के संबंध, यह दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। स्टाफ जो और वो जो सूत्र हैं, ये जो अधिकारियां हैं उनकी प्रधान कार्य अतिरिक्त स्टाफ कार्य भी करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल फॉर भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो योजना आयोग नीति है, अभी जो नीति आयोग आपने सुना होगा, पहले भी पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कि नीति आयोग जो है वो पहले पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। 1953 के टाइम में बनाई गई थी। 5 वर्षों में जो कार्य होता है उसकी योजना बनाई गई थी। धीरे धीरे इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, नाम बदलकर। पहले योजना आयोग नाम था इसका। योजना आयोग, नीति आयोगों दोनों ही स्टाफ अभिकरण हैं, किंतु साथ ही ये कई बार सूत्र अभिकरणों को निर्देश भी देते हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लाइन का कार्य करते हैं, किंतु वहीं वे विभिन्न समितियां, सीनेट आदि के सदस्य के रूप में स्टाफ कार्य भी करते हैं।
कहने का मतलब, अब जो यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक तरह से एजेंसी का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो जिनके लिए काम कर रहे हैं तो उनके वो स्टाफ कहलाए। यही चीज़ स्कूल में भी होती है। जो स्टूडेंट है वो टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ रहे हैं, टीचर जो है वो क्या है, टीचर जो है वो लाइन है, यानी कि सूत्र है हिंदी में कहूँ तो। और जो प्रोफेसर जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उनके स्टाफ कौन है, टीचर है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है गवर्नमेंट में हमारे। डॉक्टर एमपी के अनुसार संगठन जितना बड़ा होगा सूत्र और स्टाफ का भेद उतना ही अस्पष्ट होता जाएगा। स्टाफ जो है, नेक्स्ट देखिए, स्टाफ जो है उसका विभाग अध्यक्ष भी अपने संगठन के भीतर आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करता है। स्टाफ अधिकारी सूत्र अधिकारी से अपने आदेश का पालन अपनी शक्ति से नहीं करता, बल्कि आदेश इतना मूल्यवान होता है, यानी कि जो स्टाफ होता है वो अपने बल पर नहीं करता। जब ऊपर से ऑर्डर आता है कोई तो ही वो आगे काम सौंपता है अपने कर्मचारियों को। सूत्र अधिकारी के लिए उसका पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टाफ और सूत्र किसी भी प्रशासनिक संगठन के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। जैसे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी वर्कर अगर काम नहीं करता तो वो काम अटक जाता है। अब हमारे सरकारी काम को ही देख लीजिए, कहीं भी हम जाते हैं तो सरकारी काम में जो वो इतना लेट काम होता है वो क्यों होता है। मान लीजिए ऊपर से तो ऑर्डर आ गया, लेकिन जो उसके जो वर्कर्स होते हैं अगर वो उस काम में कुछ गलती करते हैं या टाइम लगाते हैं तो वो सरकारी काम कहते हैं ना कि रुक जाता है। उसी तरह से स्टाफ और सूत्र में इसी तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। इन दोनों में कोई ऊंचा था नीचा नहीं होता, ऊंचा या नीचा नहीं होते, इन दोनों में समान स्तर पर कार्य करते हैं ये दोनों। ये जो एजेंसी के बीच कोई सहज विरोध भी नहीं होता, इनमें कोई अलग बात है। ये अलग बात है कि जो स्पेशल सिचुएशन जब होती है तो इन दोनों में टकराव और मनमुटाव हो जाते हैं। लोक प्रशासन में जब से मानव संबंधों के महत्व पर जोर दिया जाने लगा है तब से इन दोनों इकाइयों के भेद से संबंधित परंपरावादी दृष्टिकोण प्रभावहीन नजर आने लगे हैं। अब ये माना जाने लगा है कि औपचारिक रूप से सत्ता चाहे किसी भी अभिकरण के किसी भी अधिकारी को सौंप दी जाए, लेकिन ये कदापि आवश्यक नहीं है कि वास्तविक व्यवहार में भी उस सत्ता का प्रयोग वही करेगा। कहने का मतलब सत्ता किसी के भी हाथ में दे दी जाए पर ज़रूरी नहीं है कि सत्ता का यूज़ वही करे। जैसे कि हमारे कंट्री में देख लीजिए, जो प्रेसिडेंट है सत्ता उनके हाथ में है लेकिन वो नाम मात्र की है। सारी शक्तियाँ कौन यूज़ करता है, प्रधानमंत्री। उसी तरह से औपचारिक रूप से सत्ता चाहे किसी के भी एजेंसी के पास सौंप दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसका यूज़ कर ही लेगा। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक संबंधों के सहारे शक्ति का वास्तविक उपभोक्ता कोई अन्य व्यक्ति भी बन सकता है। जैसे कि सूत्रबीकरण, संगठन का प्रारंभिक कार्य सूत्रबीकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। किसी भी एजेंसी का जो शुरुआत जो होती है वो सूत्र की वजह से की जाती है। जो बाकी की जो लाइन है, जैसे कोई एनजीओ ही है तो एनजीओ की शुरुआत किसी एक सूत्र से होती है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रांचेस होते हैं। लेकिन जैसे बड़े जो मेन जो ब्रांच हो जाएगी, इस तरह से जो फर्स्ट ब्रांच जो होगी वो मेन हो जाएगी, तो वो एक तरह का सूत्र हो गया। अब बाकी के जो ब्रांचेस हो गए वो उसके अभिकरण हो गए, एजेंसीज हो गई, स्टाफ कहला गए एक तरह से। तो ये होता है सूत्र और स्टाफ। अभिकरण एजेंसी को ही कहा गया है। प्रत्येक बड़ा प्रशासनिक संगठन रक्षा विभाग हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि थल सेना, वायु सेना, ये सब रक्षा विभाग में आते हैं। इकाइयों या खंडों में विभक्त होता है, वायु, थल, जल। सूत्र इकाइयों का संबंध नीति के निर्माण के लिए होता है। उनके हाथों में शक्ति होती है जिसके आधार पर वे निर्णय ले सकती है तथा आदेश पारित कर सकती है, जैसे हथियार बनाना, खरीदना, मरम्मत करना आदि। कौन से हथियार खरीदे जाएं, कितने और कहाँ से खरीदे जाएं, स्टाफ ये मुहैया कराता है। सूत्र अभिकरण के प्रमुख उदाहरण विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र निगम नियामक आयोग है। उदाहरण, भारत की केंद्र सरकार जो है वो कुछ विभाग पर कार्य करती है, जैसे कि विदेशों से जुड़ा काम करना, गृह विदेश, सूचना प्रसारण, सुरक्षा, मानव संसाधन, कानून और न्याय, इस्पात और खान, निर्माण और आवास आदि। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं। अभी ये काम भी थोड़ी प्रधानमंत्री देखेंगे। हाँ, ये है कि इन सब काम में प्रधानमंत्री का योगदान होता है। जैसे कि हमारे देश में कहाँ पर अवार्ड फंक्शन है या किसी प्रेसिडेंट
को ये सलाह देनी है कि किसे अवार्ड दिया जाना चाहिए, कहाँ पर हमारे मानव संसाधन को लेके हनन हो रहा है, कहाँ पर हमारी बढ़ोतरी हो रही है देश में, कहाँ पर न्याय हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है। उस सिचुएशन में प्रधानमंत्री का वहाँ पर रोल होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब टॉपिक्स पे कार्य करती है। नेक्स्ट है, स्टाफ अभिकरणों का कार्य गृह संबंध, प्रबंध संबंधी और प्रबंधन संबंधी सेवाओं संपादन करता है। ताकि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हो सके, स्टाफ अभिकरण पद सोपान से पृथक रहते हैं। कहने का मतलब कि एजेंसियों से अलग रहते हैं। जो स्टाफ है वो एजेंसियों से स्टाफ है वो अलग अलग स्टाफ एजेंसी जो है वो सूत्र से अलग रहकर भी काम करती है। जैसे प्रेसिडेंट का जो शक्ति है, पावर है उनके पास, उनसे अलग रहकर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, उनके शक्तियों का यूज़ कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी तरह मूने एक विचारक है, वो अपने शब्दों में कहते हैं स्टाफ के बारे में कि स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। कहने का मतलब एक लाइन में ही उन्होंने ये बात बता दी कि स्टाफ जो है वो कार्यपालिका किस तरह से काम कर रही है, उसकी व्यक्तित्व का विस्तार है, ब्रीफ में है, ब्रीफ है एक। इसका अर्थ है आर्थिक अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना बनाने, क्रियान्वित करने में उसे सहायता दे सके। स्टाफ वो है जो सूत्र को आगे बढ़ने में मदद कर सके। स्टाफ वो है जो सरकार को एक कार्यपालिका के रूप में चला रही है। भारत में प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, केंद्रीय करों के संग्रह को छोड़कर लगभग संपूर्ण केंद्र एक बड़ा स्टाफ संगठन है। इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी की पूरा जो संगठन जो है, देश जो है, वो एक तरह का स्टाफ है। दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्तीय निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल भारत में सार्वजनिक नियमों के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी सूत्र और स्टाफ मुख्य कार्यकारी को उसके निर्णयों और नीतियों को पूरा करने में मदद करती है। यही बात है कि ये जो एयरलाइंस हैं, जैसे कि बाकी के नियमों को पूरा करने में मदद करती है। अब जैसे अगर रेलवे ही नहीं होगा और एयरवेज, एरोप्लेन्स और एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं होंगे, ये सारी एजेंसियाँ ही नहीं होंगी, तो एक तरह से देश की जो इकोनॉमिक है, सिस्टम है, वो रुक जाएगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं तो काम किस पे होगा और किस चीज़ के लिए स्टाफ बनेगा। स्टाफ अभिकरण अंग्रेजी भाषा में स्टाफ का अर्थ है छड़ी अथवा हाथ का ऐसा डंडा जिस पर चलते समय शरीर का बोझ डाला जा सके, परंतु जो स्वयं यह निर्णय ना कर सके कि कब चलना है और किस दिशा में चलना है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये स्टाफ को डिफाइन करने का। इसके डेफिनेशन के तौर पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक डंडे का ही ले लो। अगर डंडे को हम दबाव नहीं देंगे कि हमें किस तरफ मुड़ना है, डंडे को हम इधर उधर हिलाएंगे नहीं, जैसे अब कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वो डंडे का सहारा क्यों लेता है, ताकि वो आगे बढ़ सके। डंडा वो क्या है, वहाँ उस सिचुएशन में उनका स्टाफ है, और जो जो उस डंडे को चला रहा है वो क्या है, सूत्र है। स्टाफ अभिकरण का कार्य गृह प्रबंध संबंधी अथवा प्रबंधन संबंधी सेवाओं का संपादन करना है ताकि मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। स्टाफ अभिकरण पद सोपान से पृथक रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, शायद रिपीटेड है। स्टाफ जो है, एजेंसी जो है, वो बाकी के मामलों से अलग रहते हैं, अलग होकर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य तो वो किसी सूत्र के लिए ही कर रहे हैं। मुख्य प्रशासक को अपने विविध कार्यों को संपन्न करने में सहायता, विशिष्ट परामर्श तथा तथ्यों एवं आंकड़ों की आवश्यकता होती है। उसके लिए ये सब कार्य स्टाफ इकाइयाँ करती है। ये सारे जो काम है वो सारे कौन करते हैं काम, स्टाफ की जो इकाई है, स्टाफ है। देश में हर जगह हर लेवल पे स्टाफ होते हैं, हर लेवल पे सूत्र भी होते हैं, वो काम कर रही है। स्टाफ का हर कर्मचारी अपना अधिकांश से अधिकांश समय सामग्री एकत्रित करके उसका अध्ययन करने और बौद्धिक कार्यों से कुछ समाधान प्रस्तुत करने में लगाता है। वह संगठन के विचार व नियोजन करने वाली भुजा है। स्टाफ के अब कौन कौन से काम हैं। स्टाफ इकाइयों का संबंध प्रशासन के संस्थागत या गृह प्रबंध और संबंध कार्यों से होता है। स्टाफ अभिकरण सूत्र की योजना बनाने में सहायता करता है। स्टाफ जो है वो एजेंसी और जो सूत्र है उन सबके योजना बनाने में काम करता है। जैसे कि अब यूपीएससी है तो यूपीएससी में आईपीएस ऑफिसर
IFS ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो अब उनको सेलेक्ट करने में काम तो वो कर रहा है ना, जो यूपीएससी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो इंटरव्यू लेते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह के स्टाफ है और वो आगे काम को बढ़ाने के लिए और लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो भी ये आगे की योजना के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं। वह उसे परामर्श देता है तथा तथ्यों की जांच कर प्रत्येक प्रकार की सहायता पहुंचाता है। जो स्टाफ है वो किसे सलाह देता है, अपने हेड को सलाह देता है, जो हेड जो डिपार्टमेंट होगा उसे। मूने ने स्टाफ के कार्यों के मुख्य 3 पहलू माने हैं: सूचना संबंधी परामर्श, सूचना देने के ऊपर सलाह संबंधी तथा पर्यवेक्षण संबंधी। इनका कहना है मूने का कि जो स्टाफ है वो 3 तरह के काम करते हैं, मेन करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन देना, दूसरा एडवाइस देना और तीसरा सुपरवाइजिंग करना। सही बात है, किसी भी स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद एडवाइस देते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके बाद सुपरवाइज़ करते हैं, काम को अपने निगरानी में पूरा करते हैं। किसी कंपनी में भी आप देखिए, कोई भी चीज़ बनती है तो अब उस निगरानी में काम होता है ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। विशाल संगठनों के भीतर इतने कार्य होते हैं कि एक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह उन सबको पूरा कर सके। अतः मुख्य प्रशासक अपने महान कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह दूसरे व्यक्तियों की सहायता से करता है। ये स्टाफ की आवश्यकता है। ये पॉइंट ये बताता है कि स्टाफ की ज़रूरतें क्यों हैं। बड़े बड़े एनजीओज को उनके कार्य करने में ये हेल्प करता है। जो प्रशासकीय इकाई या अधिकारी उसे सहायता देते हैं, स्टाफ अभिकरण या स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं। जो प्रशासकीय इकाई या अधिकारी उसे सहायता देते हैं, स्टाफ अभिकरण या स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं। निरीक्षण संबंधी कार्य, नेक्स्ट है निरीक्षण संबंधी कार्य जो है ये 3 भागों में इन्होंने बांटा था मूने ने, यानी कि सुपरवाइजिंग करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी कंपनी में अगर जैसे मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री है तो पहले तो इन्फॉर्म किया जाता है किस तरह से क्या बनाना है, फिर सलाह दी जाती है क्या डिज़ाइन करना है, डिज़ाइनर लोग अपना एडवाइस देते हैं, उसके बाद सुपरवाइज करके उस कपड़े को तैयार किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में बिकता है। उसी तरह फिफ्नर ने स्टाफ के 7 कार्यों का उल्लेख किया है, जैसे कि फिफ्नर एक विचारक हैं, सूत्र अभिकरण को परामर्श देना, प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, खोज अन्वेषण करना, योजनाएं बनाना, जनसंपर्क स्थापना करना, सूचनाएं एकत्रित करना, विभागों की हेल्प करना, विभागीय अध्यक्ष से प्राप्त शक्तियों का उनकी सीमाओं के अंतर्गत उपयोग करना। वाइट एक विचारक हैं, ये भी बहुत मोस्टली हर लेसन में आपको इनके विचार मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पे। वाइट के शब्दों में, वो अपने शब्दों में कहते हैं, सिविल स्टाफ का कार्य प्रशासकीय समस्याओं का अध्ययन करना, योजना बनाना, परामर्श देना, अवलोकन करना यानी कि कंक्लूजन निकालना, परंतु निर्देश करना और उसका कार्य नहीं है। ये ऐसा कहती है अपने अकॉर्डिंग कि ये सब उनके कार्य नहीं है, ये सलाह देना, कंक्लूजन करना या ऑर्डर देना ये उनके कार्य नहीं है। वो भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपने से नीचे स्टाफ को जो उनके अंडर काम करते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं। प्रशासनिक ढांचे में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से आशा की जाती है कि वह संपूर्ण प्रशासन की निगरानी में कार्य संपन्न करेगा। इन कार्यों को करने के लिए वे अभिकरण होते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ। इसको देखते हैं हम। सामान्य स्टाफ जो होते हैं, नॉर्मल जो स्टाफ होते हैं, भारत में मुख्य कार्यपालिका का सामान्य स्टाफ इस प्रकार है कि मंत्रिपरिषद सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, संगठन तथा प्रणाली विभाग, संभाग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जो मैंने अभी बताया भी था आपको। इन विभागों के काम करने वाले लोगों को ही कर्मचारी कहा जाता है। सामान्य कर्मचारी अपना कार्य दक्षता एवं कुशलता के साथ कर सके, इसके लिए ही इन गुणों का होना आवश्यक है। हर मामले का समुचित ज्ञान, सहयोग के साथ कार्य करना, आपस में बातचीत तथा विचार विमर्श करके ही
अपने क्षमता को दिखाना। महत्वाकांक्षा तथा प्रसिद्धि से दूर रहने की प्रवृत्ति। धैर्य यानी कि सब्र होना चाहिए। सहनशीलता, गंभीरता यानी कि सीरियसनेस होना चाहिए। आज्ञाकारिता, ओबीडेंट होना चाहिए। लगनशीलता यानी कि उस सेटिस्फाई होना चाहिए उस काम से, लगन से, पूरे कोऑर्डिनेशन से करे। किसी समस्या का प्रशासन की संपूर्ण आवश्यकताओं के प्रसंग में मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सब विभागों में कर्मचारी को काम करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए, ये गुण दिए हैं। दूसरों को समझने का गुण और अपने विचारों को स्पष्टता का प्रबलता के साथ व्यक्त करने का साहस होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी हम बोलते हैं या स्पीक करते भी हैं या किसी क्विज में भी हम बोलते हैं, तो दूसरों को समझने का भी गुण होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही बोलते जाओ, सामने वाले की भी हमें बात सुननी चाहिए और अपनी बात को व्यक्त करना आना चाहिए। हमें हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। अपना नाम गुप्त रखने का उत्साह होना चाहिए। दूसरा, तकनीकी स्टाफ। इस श्रेणी के स्टाफ में वे कर्मचारी आते हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, शिक्षक यानी कि शिक्षा प्रणाली विशेषज्ञ यानी कि टीचर, वकील, साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आदि आते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में यानी कि आज के मॉडर्न साइंटिफिक टाइम पीरियड में ये जो इम्पोर्टेंट यानी कि मेन जो कार्य करता है कार्यकारी के लिए, ये जो तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये जाहिर सी बात है, डॉक्टर का होना और स्पेशलिस्ट का होना, वकील, ये सब आज के दौर में इम्पोर्टेंट से हो गए हैं। सहायक स्टाफ, हम बात करें सहायक स्टाफ, ये लास्ट टॉपिक है। सहायक स्टाफ है कार्यालयों में कई सामान्य कार्य होते हैं, जैसे आय व्यय संबंधी कार्य, हिसाब किताब की जांच करने का कार्य, कर्मचारियों की नियुक्ति, मुद्रण आदि। एक जैसे कार्यों वाले विभिन्न विभागों के कार्यों के संपादन के लिए सामान्य अभिकरण स्थापित किए गए हैं। इससे धन, समय और शक्ति की भी काफ़ी बचत होती है। क्या स्टाफ को आदेश देने और नियंत्रण एवं सत्ता संचालन की कोई पद्धति होती है? होती है, ज़रूर होती है। ये जो स्टाफ है उनको ऑर्डर देने का जो निर्णय होता है और सत्ता का संचालन करने की भी एक पद्धति होती है, एक पैटर्न होता है, हर चीज़ का होता है। हम खोजना चाहें तो हर चीज़ की एक पद्धति खोज सकते हैं। सो थैंक यू। ये था आपका आज का चैप्टर लोक प्रशासन सिद्धांत की बुक का सूत्र, स्टाफ और अभिकरण। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।